नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कैशलेस लेन देन के तरीक़ों की। यस, मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे एक भाई ने यूट्यूब पे ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से बनाऊँ। कैशलेस लेन देन के तरीके ये एक बहुत बड़ी समस्या और प्रॉब्लम है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो लोग कि थोड़ा टेक्नोलॉजी और मोबाइल और उनके एप्लीकेशन से कम अवेयर हैं। ऐसी सिचुएशंस में बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आती है, बहुत सारे लोग फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं, बहुत तरीके से बनते हैं, और जो लोग मोबाइल का यूज कर रहे हैं जानते हैं वो भी इनका शिकार बनते रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और पूरी डिटेल बहुत अच्छे से जानेंगे कि कैसे कैसे क्या परेशानियां और कैसे हम उनसे बच सकते हैं और कैसे हम इनको सीख भी सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि इसको जानना क्यों ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज के समय में आप अगर चाहें और ना चाहें फिर भी आपको कहीं ना कहीं मोबाइल का इस्तेमाल करना ही पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बिना मोबाइल के आपका काम चल रहा है। तो वहीं पे जैसे जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जो लोग स्कूल नहीं जा सके किसी भी कारण की वजह से, और जिन लोगों को इंग्लिश भी कमज़ोर आती है, नहीं आती है, आज वो लोग भी मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब ये सारी चीज़ें चला रहे हैं और इनको चलाते चलाते वो सीख चुके हैं। वैसे ही जो ये लेन देन के तरीके हैं ऑनलाइन, इनको भी जानना ज़रूरी हो जाता है। और जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन किया और जो लेन देन का कैश का तरीका था वो बंद हुआ है, तब से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इसको हम और अच्छे से जानें और समझें, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अगर आप ध्यान दीजिए तो जो 10 साल पहले छोटा वाला मोबाइल होता था, आज उसकी जगह पर इतने सारे बड़े बड़े मोबाइल और एडवांस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस आ चुके हैं कि हमको कहीं ना कहीं ये चीज़ें जानना ज़रूरी हो जाती है। और इसी के साथ में चोरी के तरीके भी बहुत एडवांस हो चुके हैं। लोग अब तो केवल एक OTP या छोटे से मैसेज या एक कॉल बस रिसीव कर लेने मात्र से ही आपका पैसा गायब हो जाता है। तो बहुत सारे तरीके हैं ऐसे जिनको कि हमें जानना ज़रूरी हो जाता है। सीधा सा सवाल है कि क्या किया जाए। तो क्या किया जाए, इसका सिंपल सा आंसर है कि हमको अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे करके करेंगे, धीरे धीरे करके ही सारी चीज़ें बदलती हैं, वैसे ही धीरे धीरे करके आप सीख भी जाएंगे। क्योंकि जैसे आप फ़ोन चलाना सीख गए, जो लोग नहीं जानते हैं घरों में, जैसे मेरी दादी मम्मी फ़ोन चलाना नहीं जानती थी, हम उनको सिखाते हैं कि लाल बटन दबा दो फ़ोन कट जाएगा, हरा बटन दबा दो तो फ़ोन उठ जाएगा। इसी तरीके की छोटी छोटी चीज़ों को धीरे धीरे करके हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि हम एक्चुअल में ऑनलाइन लेन देन के तरीक़ों को कैसे समझें और ख़ुद को अपडेट करें, क्योंकि तरीके तो बहुत सारे हो चले हैं और कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरीके की भी बहुत सारी कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में चलती ही रहती है। तो हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे हम चलते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं। जिन लोगों को पहले से पता है वो भाई लोग बहन लोग अपने घरों में, जिनको नहीं पता है उनको अवेयर करो, क्योंकि हर किसी का अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, हर किसी का अपना खुद का बैंक खाता है, और वो आज के समय में बैंक जो है एक मोबाइल नंबर को रजिस्टर करके रखता है जिस पे कि सारी डिटेल जाती है। तो इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि जिनको नहीं पता है उनको हम छोड़ देते हैं, उनको जानकारी ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं कर रहे हैं, सिंपली मैसेज देख रहे हैं। तो ये एक गलत बात है, क्योंकि आज सिंपली मोबाइल में एक छोटे से मैसेज या कॉल से भी पैसा उड़ जाता है। और इसका सिंपल सा रीज़न क्या है कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो एक मोबाइल नंबर से रजिस्टर है और उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक चीज़ और याद आई, ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि अपना खाता खुलवाते हैं, उससे एक मोबाइल नंबर रजिस्टर कराते हैं और कुछ दिन बाद उसको चलाते हैं और कोई नया ऑफ़र आता है किसी दूसरी कंपनी का तो वो सिम चेंज कर देते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो मोबाइल नंबर उन्होंने बंद किया है वो ठीक 2 से 3 महीने बाद कोई दूसरा बंदा अलॉट कर सकता है। ऐसे ही मेरे साथ सिचुएशन हुई है कि किसी ने नंबर बंद किया था, मैंने एक नंबर लिया और उस पर मुझे बैंक के ट्रांजैक्शन के मैसेज आते थे और वो उस बंदे के बैंक के ट्रांजैक्शन के मैसेज मुझे आते थे। क्यों? क्योंकि वो नंबर बंद किया और ये भूल गया कि उसने खाता अपना जो है उसमें ये मोबाइल नंबर दे रखा था। ठीक है, ये इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं जो छोटी छोटी गलतियां हम करते रहते हैं।
तो हम सीधे चलते हैं और बात करते हैं कि एक्चुअल में हम क्या करें और कैसे अपने आप को स्मार्ट करें। तो इसके लिए बिल्कुल सही बात है कि अगर हम ऑनलाइन लेन देन के तरीक़ों की बात कर रहे हैं तो हमारे पास अगर स्मार्टफ़ोन है तो ये बहुत आसान हो जाता है, और अगर हम उसको पहले से चला रहे हैं तो और भी अच्छा है, हमको सीखने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो टोटल हमारे पास ऑनलाइन के तरीक़ों के 4 माध्यम हैं। हम इनको अगर कैटेगराइज करें वन बाय वन तो सबसे पहला है ई वॉलेट का तरीका। ई वॉलेट के तरीके में मैं सिंपल सा नाम लेता हूँ पेटीएम का। हर किसी ने पेटीएम का नाम सुन रखा है। सबसे पहले ये आया था केवल और केवल ई वॉलेट के लिए। इसको सिंपल हम आगे चल के बहुत अच्छे से समझेंगे। दूसरा तरीका जो है वो है यूपीआई का तरीका। यूपीआई का तरीका मतलब कि यूनिफाइड इंटरफेस, मतलब कि तुरंत आपने पैसा किसी को भेजा और तुरंत उसको वो पैसा मिल गया। इसी तरीके से जो तीसरा तरीका है उसका नाम है मोबाइल बैंकिंग। बिल्कुल, जो हम मोबाइल बैंकिंग मीन्स हम जो खाता बैंक में खुलवाते हैं वहीं से बैंक हमको एक मोबाइल बैंकिंग चलाने के लिए एप्लीकेशन और एक रजिस्ट्रेशन अलॉट कर देता है। जैसा आप जब अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। वहीं से उनके एक्टिवेट करने पे हमको मोबाइल बैंकिंग मिल जाती है। आखिरी तरीका है पीओएस मशीन। जी, पीओएस मशीन जो है ये तरीका क्या है, जब हम कहीं किसी बड़े मॉल वगैरह में जाते हैं या आजकल पेट्रोल पंप दुकानों, जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ तब से ये मशीन अच्छे खासे बड़ी दुकानों पे देखने को मिल जाती है कि आप अपना कार्ड निकालिए और स्वाइप करिए, पैसा दे दीजिए। यही वो सारे के सारे 4 तरीके हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो हम एक एक करके सभी को अच्छे से समझते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है और कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं। सबसे पहला है ई वॉलेट। ई वॉलेट का मतलब सीधा सा है, जैसे हमारा अपना खुद का वॉलेट होता है, बटुआ होता है जिसको हम अपनी जेब में रखते हैं। और वो कैसा है, एक हार्ड है जिसको हम छू सकते हैं, फिजिकल है, हम उसको छू सकते हैं, उसमें से पैसे निकाल सकते हैं और लेन देन कर सकते हैं। उसी तरीके से ई वॉलेट का मतलब है कि आप अपना पैसा ऑनलाइन रखे हैं और उसको सिंपली किसी को ज़रूरत है तो आप उसको सीधे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। मतलब कि इसके लिए हमें पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे जैसी बहुत सारी कंपनियां इस समय आ चुकी हैं। ये तो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं जो कि इस तरीके की सुविधा हमको दे रही हैं कि हम अपना पैसा उसमें रख दें और अगर सामने वाला व्यक्ति इसी सेम एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा है तो हम उसको बड़ी आसानी से पैसा दे सकते हैं। लेकिन इस लेन देन के तरीके में फ़ायदे क्या हुए हमें? फ़ायदा यही है कि हम पैसा अपनी जेब में ना रख के मोबाइल में रखे हैं वर्चुअल तरीके से, जिसको कोई हमसे छीन नहीं सकता है। पहले के समय में सबसे बड़ी परेशानी यही होती थी कि लोग बैंक से पैसा निकलवाते थे, उसको लेकर जाते थे, कोई उन पे पहले से ही नज़र गड़ाए बैठा है और उसे छीन लेता था। इस तरीके की परेशानियां ऑनलाइन के माध्यम की वजह से बहुत कम हुई है, नहीं तो यही चंद रुपयों के लिए कोई आपसे छीना झपट में आपकी जान तक ले लेता था। इस तरीके की बहुत सारी परेशानियां होती थी, उनसे निजात तो मिला ही मिला है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आसान है, और आजकल तो पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे ये सब कुछ जो है हर एक दुकान पे मिल जाता है। और अच्छी बात क्या है, जैसे मान लीजिए आप फुटकर में कोई सामान ले रहे हैं तब भी इनसे आप 10, 20, 50 रुपए का भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आपके पास पैसा ना हो तब भी आप इनकी मदद से सामान खरीद सकते हैं। सबसे अच्छी बात है इसकी यही। मैंने भी, अब मेरी आदत क्या हो चली है कि मैं कैश बहुत कम रखता हूँ। किसी भी दुकान पे जाता हूँ जहाँ इस तरीके की सुविधा ना हो, बस वहीं पे मैं कैश इस्तेमाल करता हूँ। अदरवाइज़ सारा का सारा लेन देन मैं ऑनलाइन तरीके से ही करता हूँ। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान की अगर हम बात करें तो पहली चीज़ तो अगर आपका मोबाइल किसी दूसरे के हाथ में है, हम जितने भी ऑनलाइन तरीक़ों की बात करेंगे सभी में ये परेशानी है कि आपका मोबाइल अगर आपको छोड़ के कोई दूसरा व्यक्ति यूज कर रहा है तो बड़ी आसानी से इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके पैसा किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। और अगर आपने उसको अपना पिन वगैरह भी बता रखा है फिर तो वो बड़ी आसानी से कर सकता है। इसीलिए आप मोबाइल जो चला रहे हैं उसमें अच्छे से बाकायदे सिक्योरिटी कोड लगा के रखें जो कि किसी को ना दें। आजकल हमारी पूरी लाइफ जो है इस मोबाइल डब्बे के अंदर कैद हो चुकी है। इसलिए आप कोशिश करिए कि कोई अगर आपसे मोबाइल मांग रहा है तो आप मोबाइल ना दें तो ही सही है। और अगर वो फ़ोन जैसा करना चाहता है, कहता है कि मुझे फ़ोन करना है, तो आप फ़ोन लगा के नंबर को टाइप करके फ़ोन लगा के स्क्रीन लॉक करके फिर आप उसको दीजिए ताकि वो बात कर ले।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कोई आता है हमसे फ़ोन मांगता है, हम बात करने के लिए देते हैं, हमारी नज़र इधर उधर गई, वो लेके फुर भाग जाता है। तो इस तरीके की कई सारी परेशानियाँ, और सबका बस एक ही इलाज यही है कि आप अपडेट भी करो और साथ में अपना मोबाइल कम से कम किसी को छूने के लिए दो। दूसरा तरीका है हमारे पास यूपीआई का तरीका। इसका तरीका बहुत ही आसान है। जैसे कि हमने बात की कि गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम जो आया था ये सबसे पहले ई वॉलेट के लिए आया था। उसी तरीके से जो फ़ोन पे है ये सबसे पहले आया यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए। आप एक नाम जानते होंगे भीम, जो कि गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है, और उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो खाते से जुड़ा हुआ हो, तभी हम यूपीआई अकाउंट बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि जिस मोबाइल में हमारा सिम लगा हुआ है उसी मोबाइल में हम इस अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, और किसी और दूसरे मोबाइल में हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि इसका फ़ायदा क्या हो गया कि अगर कोई दूसरा चाहे हमारा मोबाइल नंबर इस्तेमाल करके अकाउंट खोलना, तब भी वो खोल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि वो सिम उस मोबाइल में पड़ा हुआ हो। तो ये जैसे कि फ़ोन पे दिखा, इसी तरीके से ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है ये गूगल पे का है। तो ये सभी के सभी बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि आप इन माध्यमों से, सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं फ़ोन पे यूज कर रहा हूँ, आप फ़ोन पे इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैं केवल आपके मोबाइल नंबर को जान रहा हूँ और मैं मोबाइल नंबर ही आपका टाइप करके आपको पैसा भेज सकता हूँ। और अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है तो मैं बहुत आसानी से आपका केवल अकाउंट नंबर लूँगा। पहले तो आईएफएससी कोड भी मांगना पड़ता था, लेकिन अब जो गूगल पे है या फ़ोन पे है, इन्होंने इतना अपडेट कर दिया है कि मैं आपका अकाउंट नंबर ही लूँगा और वो ऑटोमेटिक आईएफएससी कोड और बाकी सारी चीज़ें ले लेता है। तो ये तरीका भी बहुत आसान है, और सबसे आसान और सबसे ईजी तरीका है। फ़ायदे की बात हमने जो है इसी बात करते करते कर ली है कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। बहुत आसान है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे कि हमने ई वॉलेट की जब बात की थी, तो ई वॉलेट में एक परेशानी थी, और वो परेशानी क्या है कि आप अपना पैसा ई वॉलेट के अंदर रख दिए हैं। जैसे हम अपने पर्स के अंदर जो पैसा रखे रहते हैं हार्ड कैश, उसका हमें कोई ना ब्याज मिलता है और ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। वैसे ही सेम टू सेम अगर हमने ई वॉलेट में पैसा रखा हुआ है, तो पेटीएम या गूगल पे या फ़ोन पे जैसी कंपनियां उस पैसे का इस्तेमाल करती हैं शेयर मार्केट और दूसरी जगह इन्वेस्ट करके, खुद तो पैसा कमा लेती हैं, लेकिन जो पैसा हम ई वॉलेट में रखते हैं उसका फ़ायदा हमें सीधा सीधा नहीं मिल पाता है। वहीं पे अगर हम यूपीआई की बात करें तो यहाँ पे बेनिफिट यही है कि हम सीधे अपने अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं और सीधे दूसरे व्यक्ति को दे दे रहे हैं। मतलब कि वो पैसा बीच में कहीं अटका नहीं पड़ा है, उसको हम सीधे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सीधे हमारे खाते से पैसा कट रहा है और किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जा रहा है। तो इसी तरीके से इसके और भी कुछ फ़ायदे हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप पढ़ सकते हैं। अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सब कुछ जुड़ा हुआ है हमारे मोबाइल फ़ोन से। यूपीआई का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ये सीधे हमारे अकाउंट नंबर से जुड़ा हुआ है। अगर आपने जो कोड इसमें जनरेट किया है वो कोड किसी और व्यक्ति को पता है, तो वो बड़ी आसानी से आपके बैंक अकाउंट के सारे पैसे को जब्त कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर भी बस यही ज़रूरी है कि आप अपने मोबाइल को सावधानी से, सचेत से रखो। और ज़्यादातर केस क्या हो रहा है आजकल, तो आप न्यूज़ में भी पढ़ रहे होंगे कि बच्चा जो है वो पबजी गेम खेलने के लिए या कोई दूसरा गेम खेलने के लिए माँ बाप के बचाए गए पैसे को उड़ा दिया। 16 लाख, एक पंजाब का केस आया था कि बच्चे को सब कुछ पता था माँ बाप के अकाउंट का, उसने 16 लाख रुपए का गेम में अलग अलग तरीके की चीज़ें खरीद के वेस्ट कर दिया। सोचो वो पैसा कमाने में माँ बाप को कितना टाइम लगा होगा। बच्चे ने क्या किया, चुटकी भर में उसको ख़त्म कर दिया। अभी कल की ही एक न्यूज़ आई है कि एक फ्री फायर करके गेम आया है, उसमें बच्चे ने 1.5 लाख रुपए जो है वो गवा दिए। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सजग रहो, क्योंकि हम बच्चों को तो जानते हैं आजकल मोबाइल जो है ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल दे रहा है, क्योंकि वो पता नहीं क्या पूरा दिन उसी में करते रहते हैं, हमको पता भी नहीं रहता है। और हम सोचते हैं कि बच्चा होशियार है तो हम इसको सारी जानकारी दे के रखें, सो दैट कि इसको ज़रूरत पड़े तो ये काम कर ले। लेकिन आपको उसके साथ में खुद को भी थोड़ा अपडेट करना ज़रूरी है। नहीं तो आप जितना कुछ भी कमा रहे हैं, सोच रहे हैं, बचा रहे हैं उसके लिए, वो उसको चुटकियों में उड़ा देगा और आपकी सारी बचाई गई जो जमा पूंजी है वो सब बेकार हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम तीसरे तरीके की बात करें तो वो है मोबाइल बैंकिंग का तरीका। मोबाइल बैंकिंग का तरीका मतलब कि ये हमें सीधे
बैंक की तरफ से मिलता है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, इनके अपने खुद के मोबाइल बैंकिंग के एप्लीकेशन आते हैं। अच्छी बात यह है कि ये उनके एप्लीकेशन होते हैं, इसीलिए इनमें किसी भी तरीके का अगर फ्रॉड होता है या कोई हैक करके भी कुछ करता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की रहती है और वो कई हद तक जो है आपका पैसा डूबने से बचा सकता है। तो इसके कई सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि सिक्योर है। हाँ, इसको चलाने के लिए आपको अच्छी खासी जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि बैंक मोबाइल बैंकिंग के अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे बैंक की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं कि आप एफडीआई खुलवा लो, आप ये क्या कहते हैं पॉलिसी ले लो, आप वो ले लो, आप इसमें सेविंग कर लो ऐसे। और अगर आपको जानकारी नहीं है और आप 2-4 क्लिक किए, पता चलेगा कि आपका वो सर्विस एक्टिवेट हो गया और आपका पैसा कटने लगा और आपको पता भी नहीं चला और ये सब कुछ हो गया। तो इसलिए मोबाइल बैंकिंग को चलाने के लिए थोड़ी जानकारी ज़्यादा होनी ज़रूरी है। अब इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने फैमिली मेम्बर से ही बात करिए, जिनको आप विश्वास पात्र मानते हैं, उनसे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा इसके बारे में सीखिए, सो दैट कि आपको इसके बारे में पता चले। अगर हम नुकसान की बात करें तो नुकसान यही है कि मोबाइल है, अगर मोबाइल बैंकिंग है और किसी दूसरे के हाथ में मोबाइल है तो वो बड़ी आसानी से इसमें से पैसे उड़ा सकता है। सारे के सारे जो ऑनलाइन तरीके हैं इनमें यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर किसी दूसरे के हाथ में मोबाइल है और उसको आपके सारी डिटेल्स की जानकारी है तो वो बड़ी आसानी से पैसे चुरा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको पता तो चल जाएगा, लेकिन पता चलने के बाद में भी आप किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, वो पैसा आपके लिए कितना ज़रूरी था, क्या आपको दिक्कत हो रही है, सामने वाला दे रहा है नहीं दे रहा है, आपका अच्छा मित्र है कैसा है, ये सारी चीज़ें सर्कमस्टेंसेस हमें नहीं पता है कि क्या हो सकती हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें डेबिट कार्ड की, ये सबसे पुराना तरीका है कि सबसे पहले हमको यही सुविधा मिली थी कि हम पहले जाते थे बैंक में, लाइन लगाते थे, पैसा निकालते थे, फिर डेबिट कार्ड हमको मिला तो हम एटीएम कार्ड में एटीएम का डब्बा मिला, उसमें हम जाते हैं, अपना वो 4-6 अंक का पिन कोड डालते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। तो ये तरीका जो है ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत पुराना है। इसी तरीके से इसका एक भाई है क्रेडिट कार्ड। दोनों ही कार्ड हैं। डेबिट कार्ड का मतलब ये है कि पहले आप पैसे डालो अकाउंट में फिर इस्तेमाल करो, और क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि आप पहले इस्तेमाल करो फिर पैसे दो। दोनों का अपना अपना फ़ायदा है, दोनों का अपना अपना नुकसान है। लेकिन डेबिट कार्ड से भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जैसे आप शॉपिंग कर रहे हो या ट्रेन की टिकट ले रहे हो तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू आराम से ट्रांजैक्शन करवा सकते हो। इसी तरीके से जो आखिरी तरीका है वो है पीओएस मशीन। पीओएस मशीन क्या है कि आजकल आपको दुकानों पे देखने को मिलता है कि आपके पास अगर डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है तो आप आराम से स्वाइप करके पैसा निकाल सकते हैं या कटवा सकते हैं। तो इस तरीके में भी बहुत आसानी है, लेकिन बस ध्यान क्या देना चाहिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पीओएस मशीन में पिन कोड डालते समय सचेत नहीं रहते, उसको छिपा के नहीं डालते हैं। कभी कभार लोग शर्माते हैं कि हम ऐसा क्यों करें, सामने वाला क्या कहेगा। लेकिन कहीं भी हो, कोई भी हो सामने, डजेंट मैटर, आप पिन कोड डालते समय हाथ रख लो ऊपर से और इसके बाद में पिन कोड डालो ताकि कोई उसको देख ना सके। क्योंकि क्लोन कार्ड की क्लोनिंग बहुत होती है। आपके कार्ड की अगर क्लोनिंग हो गई और सामने वाले को केवल पिन कोड पता है तो फिर बहुत आसानी से वो आपका पैसा निकाल सकता है। तो इसीलिए ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना ज़रूरी है पीओएस मशीन के साथ में। इसी के साथ में हमारा ये जो ऑनलाइन लेन देन के तरीक़ों की बात थी ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। आखिरी में जाते जाते बात यही है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करने के लिए तकलीफ़ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इनको सीखना, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जो भी जमा पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं वो सेकंडों में गायब हो सकती है। आज से साल 1.5 साल पहले की ही न्यूज़ है कि पंजाब के जो सीएम हैं उनकी वाइफ का फ्रॉड हुआ था। बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, आप कभी भी किसी भी मैसेज का जवाब मत दीजिए। कोई भी कॉल आ रहा है फ्रॉड का, कभी भी मत जवाब दीजिए। कोई भी व्यक्ति हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, कोई भी आपसे ना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांग सकता है और ना ही पिन कोड मांग सकता है, ना बैंक अकाउंट की डिटेल मांग सकता है। तो इसीलिए कोई भी हो कुछ भी कहे कि आप ये जीत गए हैं, वो जीत गए हैं, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, लेकिन आप किसी को भी इस तरीके की जानकारी मत दें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, संदेह लग रहा है, तो आप अपने घर में किसी दूसरे से इसके बारे में ज़रूर सलाह मशवरा करें। फ्रॉड इस तरीके का भी चलता है कि लोग फ़ोन करते हैं कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, आपका कार्ड बंद होने वाला है, आप जल्दी करो। और सबसे जो पॉइंट वाली बात है वो ये है कि इन लोगों को पता नहीं कहाँ से कैसे पता चलता है कि वाकई में आपका कार्ड बंद पड़ा हुआ है या आपका अकाउंट जो है टेम्परेरी डिसेबल पड़ा हुआ है। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन ये पता नहीं कहाँ से निकालते हैं और ऐसे ही लोगों को ये टारगेट करते हैं। रीज़न ये होता है
कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो परेशान है कि उसका अकाउंट बंद हो गया है, उसमें पैसा फंसा हुआ है। तो इस तरीके की अगर कॉल आती है तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ हाँ मेरा अकाउंट तो बंद पड़ा था, इस किसी और को कहाँ पता होगा, बैंक वाला ही फ़ोन कर रहा होगा, जो भी डिटेल मांग रहा है मैं उसको दे दूँ। और इसी तरीके में फिर होता है हमारे साथ फ्रॉड। और पेटीएम तो इसमें बहुत ही नंबर 1 है। पेटीएम तो मैं किसी को सजेस्ट ही नहीं करता हूँ यूज करने के लिए, क्योंकि पेटीएम में आज तक लाखों करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो चुका है। लोग आपको मैसेज करते हैं कि आपका पेटीएम अकाउंट बंद पड़ा है, आप इस नंबर पे कॉल करो और हम आपका अकाउंट ठीक करेंगे। और फिर क्या होता है, आप कॉल भी करते हैं और गजब बात इसमें भी यही है कि उनको पता नहीं कैसे पता होता है कि आपका जो पेटीएम अकाउंट है वो टेम्परेरीली ब्लॉक पड़ा हुआ है। और अभी तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो भी दुकानदार थे वो पेटीएम अकाउंट बना के रखे थे पैसे लेने के लिए, उसमें वो फालतू का एक्स्ट्रा चार्ज मारने लगे हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें हैं और बहुत सारा पैसा जो है वो चूस रहा है पेटीएम। तो और जो फ्रॉड होता है उस पर अगर आप कंप्लेन करते हैं तो पेटीएम की तरफ से भी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं खुद इस चीज़ में फंस चुका हूँ, देखा हूँ, मैंने बात भी की है, लेकिन कुछ नहीं होता है। हाँ, अच्छी बात यह है कि अभी रिसेंटली जो ट्राई है, जो हमारा टेलीफोनिक डिपार्टमेंट है, उसने अभी जल्द में ही एसएमएस गेटवे बंद किया है। मतलब कि जो आपको अनएक्सपेक्टेड अनचाहे तरीके के मैसेज मिलते रहते हैं, इस तरीके के मैसेज अब कोई भी बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं भेज पाएगा। मतलब कि अगर इस तरीके का मैसेज आ रहा है और उसमें कुछ गड़बड़ है और आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप बहुत आसानी से इसका केस करके हो सकता है पैसा रिकवरी कर पाएँ। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। आप के पास अगर कोई क्वेश्चन है, आपको भी किसी तरीके की कोई दिक्कत हुई है, आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में बताओ। क्योंकि जितना ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा फ्रॉड के बारे में पता चलेगा, उतने ही ज़्यादा लोग अपने आप को अवेयर कर पाएंगे। क्योंकि इन स्कैम के तरीक़ों में बहुत सारे तरीके निकल चुके हैं। अभी ट्राई ने जल्दी में ही कहा था कि ये फ़लाना नंबर का, अगर ये 140 ऐसे ही कुछ करके कोई डिजिट थी, उस नंबर से अगर आपको कॉल आता है तो आप रिसीव मत करो, क्योंकि केवल कॉल को रिसीव करने भर से पैसा कट जा रहा था। इस तरीके की बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो इसीलिए आप कमेंट करके बताइए अगर आप किसी तरीके की इस तरीके के फ्रॉड में फंसे हैं और अगर आपका पैसा रिकवर हो पाया है, नहीं हो पाया है, क्या परेशानी आपने झेली। इस तरीके के कमेंट से बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आया, पसंद आया, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बने रहिए मेरे साथ में, आगे आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और इसी तरीके की वीडियोज़ और नॉलेज मिलती रहेगी।